अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में पहले तो मुझे ओवरव्यू चाहिए था आपका, जो कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं दिया। बार-बार मैंने आपके सीआर से बात की है। उसके बाद एक बच्चा है सगीर अहमद, जिन्होंने ग्रुप आई थिंक लेफ्ट किया था। तो मैं चाह रही थी मैं ऑनलाइन एक मीटिंग कंडक्ट करके आपसे जो आपकी क्वेश्चनिंग है उसके बारे में आपसे पूछ सकूं, क्योंकि बच्चे ये मेजर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते हैं, आप रिसर्च वर्क नहीं करते बीबीए में, तो इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा एमफिल करना चाह रहा है तो वो किस बेस पे करेगा? एमफिल में जब बच्चे जाते हैं तो पहला क्वेश्चन ही यही कंसीडर किया जाता है, या पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी बिजनेस रिसर्च मेथड पढ़ चुके हैं। तो आप तो वहां पे कहेंगे हमने तो थ्योरी पढ़ी है, फिर आप कहेंगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ, आसान अल्फाज में बता रही हूँ कि खुदारा इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से सुनें, बार-बार मुझसे क्वेश्चनिंग करें, बट ना ग्रुप में कोई क्वेश्चनिंग हो रही है, ना आप यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो मुझे बच्चे आप लोगों का आउटपुट चाहिए, ठीक है? ये ना हो कि फिर मैं अपने वे से आप लोगों से बात करूँ यूनिवर्सिटी के तरीके से। तो मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ फिलहाल कि आप जो हैं मुझसे क्वेश्चनिंग करें। आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ लें जो पहले हमने पढ़ा वो बेस था, वो थ्योरी थी, ठीक है। रिसर्च है क्या? अब मैं आपको बेसिकली इस लेक्चर में एक तो जो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी तो फिर आपको मुझे करके दिखाना पड़ेगा असाइनमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है। ओके, आज बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि थियोरेटिकल आपका जो बैकग्राउंड था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हमने कहा पीछे हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवाती चलूँ। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस रिसर्च है क्या, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजर का और रिसर्चर का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हॉलमार्क्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के हॉलमार्क्स पढ़े। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज यूज इन बिजनेस रिसर्च हमने वो पढ़ी। वेस्टर्न थेरीज क्या थी और थेरीज को किस तरह से डेवलप किया जाता है। ये तो बेसिकली था आपका बैकग्राउंड, जितना भी कहा जाए ये बेसिकली आपका था बैकग्राउंड। आज जो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं वो है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है बच्चे, वो है रिसर्च प्रोसेस, द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मुझे इस लेक्चर के बाद ज़रूर बताइएगा, वॉइस में तो इशू नहीं, क्योंकि मैं अब कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं माइक के साथ बोलूँ, वेरी क्लियरली बोलूँ आपको, ठीक है। बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, और जिधर भी क्वेश्चन आपकी हो इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद, मैं संडे को इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मंडे को आपका लेक्चर है, इसीलिए मैंने बिफोर डे 1 रिकॉर्डिंग की है, ताकि मैं आपके सैटरडे तक व्यूज देख लूँ प्रीवियस लेक्चर्स के। बट एक ही मुझे इशू, मुझे जो सुनने को मिला था कि मैम आप लेक्चर अपलोड करें तो डिटेल्स भी साथ दिया करें लेक्चर्स की, ठीक है। वो मैं आज आपके जब अपलोड करूंगी तो ज़रूर दे दूंगी, बट इसके अलावा क्वेश्चनिंग मुझसे जो पूछनी चाहिए थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी क्लास से, वो मुझे नहीं मिली। इसका मतलब फिर यही हुआ कि आप लोग इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे, आप लोग इसको एज बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन कोई भी हो, आप फाइनेंस में करें, आप मार्केटिंग में करें, आप एचआर में करें, बट ये वो सब्जेक्ट है, कोई भी आप स्पेशलाइजेशन करें, ये सब्जेक्ट वो है कि जिसको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये अगर नहीं आएगा तो आप किसी भी किस्म की रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है ये करना, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको मैं आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर लेने का मकसद ही सिर्फ यही था कि आप लोगों के 2 या 3 मिनट्स जो हैं वो कंज्यूम कर लूँ, ओवर बर्डन फील ना करें कि लेक्चर्स की टाइमिंग ज़्यादा है, हम बोर हो जाते हैं, नहीं। इसीलिए मैं जो हूँ, मैंने आपको ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देना चाहा था रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में, कि आप थोड़े से बटे एक्टिव हो जाओ, ठीक है। लेजी रहोगे तो लूज कर जाओगे, फिर एट द एंड जब मैं प्रोजेक्ट दूंगी तो फिर मैं आपसे रिकवर भी अपने वे में करवाऊंगी, क्योंकि अभी तक जो मैंने असाइनमेंट दी है ना, आपसे ली हैं, उनमें
कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड करूँगी, बैक पे आपके एफसीआर के थ्रू या ईमेल करवाऊँगी आपको। आप देखिएगा आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। 1-2 बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बट दूसरा ये काम करें कि जिन्होंने अच्छा किया उन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में सेंड किया मुझे। पीडीएफ के फॉर्म में सेंड ना करें असाइनमेंट। असाइनमेंट हमेशा आपकी वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि मैं उस पे कमेंट राइट अप कर सकूँ, ठीक है? पीडीएफ में मुझे फिर अगेन कन्वर्ट करना पड़ता है उसको वर्ड में। जब मैं वर्ड में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या होता है कि आपकी जो सेटिंग हुई होती है वो हिल जाती है, ठीक है? फिर मेरे पास उस अच्छे तरीके से नहीं आता। फिर मैं एक आपकी सेटिंग के भी मार्क्स देती हूँ। असाइनमेंट पे डिस्कशन हम लोग करेंगे इस लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर्स के बाद मैं डिस्कशन करती हूँ या ऑनलाइन कंडक्ट करके करती हूँ। असाइनमेंट है क्या और आपने मुझे क्या देनी है? ये लेक्चर सुन लें पहले, उसके बाद हम असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पीछे जो हमने पढ़ा थ्योरी किस तरह से डेवलप होनी है, थ्योरीज डेवलप होने के बाद आगे हमने रिसर्च प्रोसेस। प्रोसेस है क्या? प्रोसेस का मतलब ही जब माइंड में प्रोसेस आता है, रिसर्च प्रोसेस, तो सबसे पहले तो आप ये सोचते हो ना कि प्रोसेस के अंदर शामिल होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक क्या क्या चीजें, ये क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर शामिल है, ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें भी यही चीज है रिसर्च प्रोसेस में। आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या था एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आज मैं थोड़ा इसको मजीद डिटेल में जाऊंगी। रिसर्च प्रोसेस बेसिकली है ही वही जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसमें क्या था, उसमें थ्योरी थी। आज थोड़ा थोड़ा साथ प्रैक्टिकल भी करूंगी। आज मैं 2 एरियाज को कवर करूंगी, एक तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज को, सेकंड डाटा कलेक्शंस के मेथड क्या है, किस तरह से हम लोग करते हैं, थर्ड वन है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। कोई भी अगर आपको, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है? हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया दैट आर लाइकली टू बी स्टडीड इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ प्रॉब्लम एरियाज कैन बी आइडेंटिफाई इन वर्क सेटिंग, ठीक है? किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये बेसिक जो काम होता है रिसर्च का। अगर आपने एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, तो आधे से ज्यादा काम तो समझ लें आपका हो गया। ये मेजर काम होता है, प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना। किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको राइट किस तरह से करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये प्रैक्टिकल हो रहा है आपका। अगर आप रिसर्च थीसिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं उनको और अच्छा बताऊंगी। हो सकता है हम 1-2 पब्लिकेशंस भी कर लें, रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है? पर आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए होगी। जो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा मुझे ग्रुप में नजर आ जाएगा, जो मुझसे क्वेश्चनिंग करेगा मुझे नजर आ जाएगा, ठीक है? स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली एंड प्रिसाइजली, ठीक है? एक तो क्लियर होनी चाहिए, एक समराइज फॉर्म में होनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हेल्प द रिसर्चर टू डेवलप अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो भी जरूरी है, ठीक है? कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट की है वो क्या है, उसमें आप क्या जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे। डेवलप रेलिवेंट एंड कम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफीज, ठीक है, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च। क्या मतलब है कम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी? इसका मतलब है कि आपने ये जो मटेरियल इकट्ठा किया है, एक जो गैप आइडेंटिफाई किया है, आपने किन किन चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद किया है, उसका रेफरेंस देना है बिब्लियोग्राफी की फॉर्म में। बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंस, ठीक है? अच्छा, राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन एनी गिवन टॉपिक डॉक्यूमेंटिंग द रेफरेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फिर एक होता है बिब्लियोग्राफी, जो हम लोग अक्सर बुक्स देखते हैं एंड में वो लिखा होता है कि यहाँ से ये टॉपिक लिया गया, इस पर्सन ने लिखा, इस ईयर में लिखा। वो क्या है, अब ये फर्स्ट हम सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी राइट अप कैसे करते हैं और कैसे हम उसको ओपन करते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस किस तरह से लिखते हैं? लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो हम लोग स्मॉल सा देखा होगा, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, अक्सर आपकी बुक्स में भी होगा, ठीक है? बुक्स के दरमियान में एक छोटा सा साइटेशन दिया होता है, असगर अली कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और फिर लिखा होता है 2008, मींस अली असगर ने 2008 में इस टॉपिक के बारे में ये कहा, हमने उसको कोड किया, ठीक है, रेफरेंस दिया उसका, ठीक है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि डेवलप रिसर्च प्रोसेस किस तरह से डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे अप्लाइंग ऑल द लर्न टू अ ग्रुप प्रोजेक्ट दैट माइट बी असाइन। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद एक असाइनमेंट होगी कम्प्रिहेंसिव वे में, और उस पे आपने वर्क करके मुझे बताना होगा कि आपको कितनी समझ आई है। अगर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चनिंग ना की तो फिर जब मैंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट करनी है तो फिर मैं आपकी नेगेटिव मार्किंग करूंगी, ये श्योर हो जाए आप लोग, ठीक है? इसलिए खुद से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दें। रिसर्च प्रोसेस है क्या? रिसर्च प्रोसेस मैंने अभी आपको जैसे बताया कि पीछे हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं सेम एज इट इज थ्योरी की बेस पे आप देखेंगे, आप कहेंगे मैम तो वही पढ़ा रही है,
ठीक है। लेकिन पीछे मैंने आपको बताया जैसे बैकग्राउंड था आपका सेट हो गया, अब आपने प्रैक्टिकली करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको कहा आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च शुरू कर रहे हैं, आप कहते हैं कैसे करना है, प्रोसेस आप शुरू करने लगे हैं, आप कहते हैं कैसे करूँ मैं शुरू, मुझे तो कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं, जैसे अभी आप जैसे होंगे, फिलहाल आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, मैं एक टॉपिक अगर आपको देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे इसमें से देखें इसमें इशू क्या है। मतलब अगर एक आर्टिकल देती हूँ, एक बुक देती हूँ, मैं कहती हूँ पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि पानी को फिंगर को पानी में ना डिप करो ना, तो डिप करने से जो फिंगर है वो गीली हो जाती है। एक साइंटिस्ट आया, उसने ये कह दिया। अच्छा, उसके बाद उसने छोड़ दी स्टडी। अब एक नया साइंटिस्ट आया, उसने पढ़ा, उसने कहा ये इंटरेस्टिंग है, डिप करने से गीली है, तो गीली क्यों हुई, वजह क्या थी। उसने पीछे इसके ना इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है। और जो उस पर्सन ने, जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, उसने जो लिंक दिए थे उसको, उन लिंक को पढ़ते 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 बैकग्राउंड सर्च, अच्छा अच्छा इसकी बेस पे इसने कहा था कि फिंगर पानी में डिप करो तो गीली हो जाती है। अब उसने क्या काम किया, उसने फिर वो जो सारे उसकी जो रेफरेंस थे उनको बेस बनाते हुए, जिस पर्सन ने कहा फिंगर पानी में डिप करने से गीली हो जाती है, उसको भी रेफरेंस बनाते हुए एक नया हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा फिंगर पानी में करने से डिप तो गीली तो हो जाती है, बट अगर पानी को हम हीट अप कर दें तो हमारी फिंगर जो है ना, मतलब वो, मतलब हीट अप, मतलब पानी गर्म हो तो हमारी फिंगर हीट अप भी हो जाती है। उसने एक नया तजर्बा दे दिया। ठीक है ना। मतलब ये मैं आपको सिर्फ आसान से आसान, सिंपल सी, ऐसा होता नहीं है, आसान से आसान एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स क्या है वो मैं आगे आगे आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक है। अभी मैं आपको अचानक से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ला के सामने खड़ी कर दूंगी ना, तो आप कहेंगे मैम क्या पढ़ा रही है, हम बोर हो रहे हैं। ठीक है। तो बेस खुद खुद से सोचें, खुद से अपने अपने माइंड में एग्जाम्पल्स बनाएं और सोचें कि इस पर्सन ने ये काम किया। जैसे रिसर्चर होता है, कहते हैं ना, आपने फिंगर पकड़ाई तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया, ये बेसिकली रिसर्च है। ठीक है। कि फिंगर एक पर्सन आपको पकड़ा रहा है, आपने फिंगर पकड़ाई नहीं, उसने उसने आपको एक फिंगर मतलब पकड़ा ही दी। इन शॉर्ट के उसने एक पब्लिकेशन कर दी, उसने कहा कि ये किसी नए टॉपिक के बारे में, आपने उस टॉपिक के बारे में सर्च किया ध्यान से, आपने कोई नई चीज उसमें से निकाल ली, तो आपने क्या किया, उसने फिंगर पकड़ाई, अपने हाथ पकड़ लिया। ठीक है। ये है बेसिकली रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब मैंने अभी जैसे बताया, बैकग्राउंड पीछे से सारा सर्च करना। फिर उसके बाद स्पेसिफाई रिसर्च पर्पस क्या है आपका, आप जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया ना, उसका स्पेसिफिक टॉपिक बना लेना है। वो बताएंगे आप, ये मेरा पर्पस है, टॉपिक मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। फिर आपने डाटा कलेक्शन करनी है। किस तरीके से करनी है, दो तरीके, प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एनालाइज करना है, फिर आपने इंटरप्रेट करना है। जो डाटा एनालाइज करने के बाद सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको भी करवाने हैं, उसके बाद डाटा एनालाइज करने के बाद जो आपके रिजल्ट निकले हैं, उससे आप कंक्लूजन देंगे कि जो ये मेरा रिजल्ट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मेरी क्या कंक्लूजन है कि जो प्रीवियस रिसर्चर ने कहा है मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ या डिसएग्री कर रहा हूँ या मजीद अमेंडमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। वो बताएंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और इवेल्युएट, मतलब रिपोर्ट इवेल्युएशन करने के बाद मेरे रिजल्ट ये है सारा कुछ, आप फिर क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। ओके। अब हम लोगों ने जैसे सबसे पहले बात की, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। इससे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना, मैं एक आपके सामने रिसर्च पेपर रखूंगी। ठीक है। उसमें से मैं आपको वन बाय वन ढूंढ के दिखाऊंगी प्रॉब्लम एरिया क्या है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। फिर मैं आपको रिसर्च पेपर दूंगी और आप लोगों ने मुझे ढूंढ के एक कम्प्रीहेंसिव वे में असाइनमेंट बना के देना होगा। ठीक है। द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है, refers to the entire situations where one seen as possible need for research and problem solving. Such issues might be pertinent to problem currently exist in an organization setting that need to be solved. सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाते हुए, ब्रॉड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाते हुए आपने पहले ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया का बैकग्राउंड देखना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एम्प्लॉयज की टर्नओवर जो रेशो है वो डिक्रीज हो रही है, वजह क्या है इसकी ना। ठीक है। तो आपने क्या काम किया, आपने पहले पीछे ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड सर्च किया कि वजह क्या है, रीजन क्या है। करने के बाद एंटायर सिचुएशन समझने के बाद आपने कहा कि फिर एंटायर सिचुएशन को समझने के बाद आपने फिर करंट सिनेरियो की सिचुएशन को भी विजिट किया। ये नहीं कि आप बैकग्राउंड हिस्ट्री की बेस पे आप सजेस्ट कर दें, आप फिर करंट सिनेरियो का मतलब है करंट डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर बताते हैं करंट सिचुएशन ये है, बैकग्राउंड ये था, पीछे ये वजह थी, अब ये वजह है जिसकी वजह से जो टर्नओवर रेशो है एम्प्लॉयज का वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है।
प्रॉब्लम करंटली एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग दैट नीड टू बी सोल्व, ठीक है। फिर करंटली आप प्रॉब्लम बताने के बाद कहेंगे इस अगर प्रॉब्लम को हम सोल्व कर ले मेरे रिजल्ट के मुताबिक तो हम एम्प्लॉयज की टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। आगे, एरिया दैट अ मैनेजर बिलीव नीड टू बी इम्प्रूव इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर करने के बाद जो पीछे मैंने अभी आपको बताया, पीछे जो हमने ये एग्जांपल पढ़ी, करंटली एग्जिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग दैट नीड टू बी सॉल्व, किसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर कहता है कि कौन सा एरिया, ठीक है, जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो उस पर फोकस करेगा। कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल इश्यूज दैट नीड टू बी टाइटन अप फॉर द बेसिक रिसर्चर टू अंडरस्टैंड सर्टन फिनोमिना, ठीक है। फिर वो थियोरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता है जो हमने पीछे ऑलरेडी स्टडी किया है, थेरीज के साथ इंटरलिंक करता है उसको, थेरी क्या कहती थी और हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। थेरीज के साथ इंटरलिंक बेसिकली किया क्यों जाता है, मुझे था आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपने नहीं पूछा, वो इसीलिए लिंक किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछती हूँ कि आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं यूनिवर्सिटी की, आप कहते हैं नहीं मैम ऐसे नहीं तो ऐसे है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपके सीआर से पहले पूछती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में से किसी बच्चे ने मुझे कहा सीआर से कंफर्म करो, सीआर कहेंगे नहीं मैम ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं फिर भी कंफ्यूजन में रहती हूँ। फिर जब सीआर कहता है नहीं मैम मेरी अथेंटिक सोर्स ऑफ पर्सन जो यूनिवर्सिटी का है उससे बात हुई है, ठीक है, उसने मुझे ये कहा, ठीक है, तो बेसिकली वो लिंक किससे कर रहा है, यूनिवर्सिटीज के साथ, वो थेरीज के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब है थेरीज जो फर्स्ट टाइम मतलब हम सर्च करते हैं, स्टडी करके एक रिजल्ट कंक्लूड कर देते हैं कि हमारे मुताबिक ये स्पेसिफिक वेरिएबल से रिलेटेड, ठीक है। बिहेवियरल कुछ थेरीज होते हैं जैसे मैंने आपको बताया पीछे, मोटिवेशनल थेरीज होती हैं इस तरह से। तो जो थेरीज आपके वेरिएबल के साथ लाई करती हैं, आप जब उसका रेफरेंस देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो जाता है। छुट्टी लेने आता है बच्चा, मैम मुझे छुट्टी दे दें, मैम ये इश्यूज मेरे साथ आ रहे हैं, क्या होता है, उसकी बात हम नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं, मे बी बच्चा झूठ बोल रहा हो, मे बी इसका कुछ और इशू हो, मे बी किसी और काम के लिए छुट्टी लेना चाह रहा हो, तो क्या करता है वो ना, फिर बच्चे जैसे बच्चे करते हैं फेक बनाने के लिए, आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं, उससे क्या होता है वो एक अथेंटिक सोर्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। क्यों क्यों जरूरत पेश आई अथेंटिक सोर्स की, जुबान की बात पे भी तो अमल हो जाना चाहिए था ना, जुबान से कह दिया तो बस ठीक है मान ले मैम, नहीं ना, नहीं माना। जब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो तो इसी तरह रिसर्च में भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है सम रिसर्च क्वेश्चंस दैट अ बेसिक रिसर्चर वांट्स टू आंसर एम्पिरिकली, ये मैं इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया की दैट कुड बी ऑब्जर्व एट वर्क प्लेस, जिस जगह पे आप काम करते हैं वहां पे अक्सर आपने ये एग्जांपल्स देखी होंगी, प्रॉब्लम्स देखी होंगी, वो है क्या। ये बेसिकली मैं आपको जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बताने का पर्पज ये नहीं कि ब्रॉड प्रॉब्लम है, इनको राइट अप कैसे करना है वो भी देखें। मैंने आपको दो तरीके बताए थे अभी आपको कि जो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एक तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हमने पीछे पढ़ा, अभी एक मिनट में आपको खोल के बता रही हूँ। हमने थर्ड पढ़ा स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली, हमने जैसे पढ़ा स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली एंड प्रिसाइजली, ठीक है, क्लियरली भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ पढ़ते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज की। पहला है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर परहैप्स नॉट एन इफेक्टिव एंटिसिपेटेड। पीछे किसी पर्सन ने सर्च किया होगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है फॉर एंटिसिपेटेड, बट आपने कहा, आपने एक स्टेटमेंट बना लिया उसको चेक करने के लिए, गैप आइडेंटिफाई कर लिया आपने कुछ और, बस फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 वेरिएबल्स को लिया, उसकी बेस पे उन्होंने जज कर दिया, रिजल्ट कंक्लूड कर दिया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आर नॉट परहैप्स, ठीक है, आर परहैप्स नॉट एन इफेक्टिव एंटिसिपेटेड। आपने उनकी स्टेटमेंट को उठाया सम अदर वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हुए, फॉर एग्जांपल उनके 3 वेरिएबल्स है जिनकी बेसिस पे उन्होंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया, आप 7 और 10 ये कुछ मजीद एक दो ऐड कर लेते हैं, या उसके 3 में से 2 वेरिएबल्स उसके लेते हैं, 2 मजीद ऐड कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं जो वो रिजल्ट था ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च या प्रीवियस स्टडी के जो उन्होंने वेरिएबल यूज किए थे उनके अकॉर्डिंग ये था, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो क्या करता है इज एन इफेक्टिव वे टू एंटिसिपेटेड, ठीक है। आप कहते हो कि मैंने जो उसने हाइपोथेसिस या उसने जो रिसर्च बनाई थी मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, और मैं कहती हूँ, ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इफेक्टिव वे टू एंटिसिपेटेड, ठीक है। किस तरह से करना है, फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। बेसिकली ये मैं आपको बता रही हूँ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी रिसर्च का, ठीक है। द सेल वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट पिकिंग अप, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है।
अब ये भी एक स्टेटमेंट बना दें कि इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। तो क्या मतलब है? कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा जो है वो जो मतलब इन्वेंट्री का आना, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री का जाना, वो इफेक्टिव नहीं है। ये रीजन है जिसकी वजह से हमारी सेल्स रेशियो कम हो रही है, सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, सारा कुछ डाटा कलेक्शन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। अगर आपका सेम रिजल्ट आ जाता है तो आप कहते हैं वेल एंड गुड, यही रिजल्ट है प्रीवियस स्टडी। अगर नहीं है तो आप कहते हैं कि हम उसे लाई नहीं करते। ठीक है, सम मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एडवांसिंग इन देयर कैरियर, the introductions of flexible work or are created more problem than it has solved in many companies। ठीक है, कहते हैं जो फ्लेक्सिबल वर्क और होते हैं ना, किसी भी टाइम में आप आ जाएं, 2 घंटे के लिए आ जाए, 3 घंटे के लिए आ जाए, तो क्या होता है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक फिक्स टाइमिंग को 8 घंटे 7 घंटे आपको पता है आपने फिक्स टाइमिंग में करके जाना, तो कहते हैं मुख्तलिफ कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग अलाउ नहीं किया एम्प्लॉयज को। ठीक है, चलिए आगे क्या है। देन अब हम लोग बात करते हैं, पहले तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम एरिया, अब एरियाज के बारे में हम आपको एग्जांपल्स मजीद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लें माइंड के अकॉर्डिंग ना। अच्छा, प्रॉब्लम एरिया की मैंने आपको एग्जांपल्स दी, बनाएंगे किस तरह से इसको, ठीक है, ढूंढेंगे किस तरह से हम इसको, सर्च किस तरह से करेंगे हम इसको, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी साथ साथ अभी हम लोग जो स्टेप था डाटा कलेक्शन का, ठीक है, डाटा किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, डाटा कलेक्शन होगी तो फिर ही आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया राइट अप कर सकते हैं। ये जो हमने स्टेप्स पढ़े थे पीछे रिसर्च प्रोसेस के, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ स्टेप था, यहाँ पे डायग्राम में देखें, फोर्थ वाला रिव्यू लिटरेचर है, स्पेसिफाई रिसर्च पर्पस, उसके बाद है डाटा कलेक्शन। ये वाला डाटा कलेक्शन नहीं है, ये डाटा कलेक्शन हो रही है आपने मटेरियल की डाटा, ये जो डाटा कलेक्शन होता है कलेक्ट डाटा, ये न्यूमेरिक के फॉर्म में होता है, जो आपके न्यूमेरिक के फॉर्म में आए आप उसकी बेसिस पे आप रिजल्ट कंक्लूड करें एनालिसिस, सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करने के बाद। बट जो अभी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा, फॉर एग्जांपल आपने जो बैकग्राउंड हिस्ट्री सर्च की, ठीक है ना, आपने वो किस किस बंदे से पूछा, मतलब आपने वो रिसर्च प्रॉब्लम लिखने से पहले किस किस पर्सन से क्या क्या बात की, ये वो बेसिकली आप डाटा कलेक्शन है। ठीक है, ये वो वाली डाटा कलेक्शन नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रोसेस में है। ये लिटरेचर रिव्यू सर्च करने के लिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर्च करने के लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं मुख्तलिफ सोर्स से, ये वो वाला डाटा कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, द नेचर ऑफ डाटा टू बी गैदर कुड बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेडिंग्स। कौन कौन सी? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी आपको लिटरेचर आपने इकट्ठा करना है, हिस्ट्री इकट्ठा करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवेलिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक, रेलेवेंट फाइंडिंग्स ऑन द प्रीवियस रिसर्च, फिर आप देखेंगे पहले किस बंदे ने इस पे सर्च, आपने देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर रेशियो का ये इशू है, अच्छा ये आपने देख लिया, आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की यूनिवर्सिटीज के अंदर से, वजह क्या है इसकी, आपके कुछ मेन सीनियर्स जो आपके मैनेजर्स होंगे या कंसल्टेंट होंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर आप कहते हैं नहीं इसकी बेस पे मैं रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट से कुछ रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, कुछ रिसर्च सेट करते हैं कि किसी और पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशंस के टर्नओवर पर स्टडी की हो और उसके बाद उसके क्या कंक्लूजन थे, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की थी, ठीक है, तो फिर आप डाटा बेसिकली कलेक्ट कर रहे होते हो। द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ द कंपनी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अवेलेबल पब्लिश रिकॉर्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जैसे अभी ये दो उन्होंने सोर्स बताया ना, फर्स्ट वन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये किस तरह से कलेक्ट की, फ्रॉम द company website of the that are published or available on the website of the company. Second है company policies, procedure and rules can be obtained from the organization record and documents, ठीक है, ये जो फर्स्ट उन्होंने बताया है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग कहाँ से और कैसे इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डाटा गैदर्ड थ्रू एग्जिस्टिंग सोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है, अगर जो डाटा ऑलरेडी, जैसे ऊपर डाटा अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप लोग बैकग्राउंड हिस्ट्री वाला देखते हो, कंपनी की वेबसाइट पे लिखी हुई है ऑलरेडी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको यूज करते हुए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जो ऑलरेडी डाटा आपको न्यूमेरिक के फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जो फर्स्ट टाइम आप इकट्ठा कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू करते हैं मैनेजर्स के साथ, फिर आप फिर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है, जो आप खुद इकट्ठा करते हैं। जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं कंपनीज की, ऑलरेडी वहाँ पे डाटा, उनका टर्नओवर रेशियो कितनी है, उनकी रेशियो एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, बाकी सो जो आइटम्स होती हैं उनके बारे में अगर आप डाटा वहां से लेंगे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा है क्या, उसका सोर्स क्या है, प्राइमरी डाटा की आपको समझ आ गई, जो ऊपर हमने यहाँ तक पढ़ा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा बैकग्राउंड रिकॉर्ड सारा कुछ, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सर्च किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से,
सेकेंडरी डाटा बेसिकली होता है न्यूमेरिक। जो प्राइमरी डाटा होता है वो होता है इंफॉर्मेशन के जरिए से आप इकट्ठा करते हैं, आप उसको खुद ही न्यूमेरिक में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चनर बना लिया, प्राइमरी डाटा की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्वेश्चनर बनाया आपने, उसको उसमें पॉइंट अक्सर देखा होगा शायद बच्चों में से किसी ने, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चनर भी दिखा देती हूँ आपको ना। उसमें क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके सामने ना 7 पॉइंट लिख लिए, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, इसको लिकर्ट स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर एक क्वेश्चन आपने लिखा कि if the employees bonuses will increase, their turnover ratio will decrease, ठीक है। तो आपने क्या, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज, इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चनर बनाया, आपने कहा कि मैंने इन पर्सन से फिल आउट करवाने हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 जो आपने पॉइंट दिया, आपने कहा 1 पे का आप एग्री हैं, 2 पे आपने लिखा स्ट्रॉन्गली एग्री है, 3rd पे आपने लिखा न्यूट्रल है, इस तरह से एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, एक्स्ट्रा डिसएग्री है, इस तरह से आपने ना इनके पॉइंट्स बना। तो क्या करेंगे, वो उनको टिक करेंगे जिस जिस उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस किस हद तक ठीक है, एग्री होगा तो वो एग्री भी करेंगे, स्ट्रांगली एग्री होगा तो स्ट्रांगली एग्री भी करेंगे। बाद में आपने वो जो डाटा सबसे क्वेश्चन फिलअप करवा लेंगे, एक क्वेश्चन पे 40 50 जितनी आपकी वो हो वेरिएबल अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाने के बाद आप उसको एंटर कर लेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एंटर किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, उन्होंने अगर सेकंड मतलब 2 पे लिखा है स्ट्रांगली डिसएग्री, उन्होंने 2 पे टिक किया है, इट मींस आप उसकी जगह पे 2 लिख लोगे, आप सेट कर लोगे कि 2 का मतलब क्या है पीछे वेरिएबल्स में, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह से आप डाटा सारा इकट्ठा कर लोगे। इस तरह से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है ये प्राइमरी सोर्स से किया गया, खुद से आपने किया है, फर्स्ट हैंडेड डाटा है, तो आप होगा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में या गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में ऑलरेडी गिवन होता है, वो होता है सेकेंडरी डाटा। Scanning data that are already exist and do not have to be collected by the researcher, खुद कलेक्ट नहीं करता जैसे आप क्वेश्चनर के जरिए प्राइमरी डाटा में किया। ये क्या करते हैं, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये टाइम टेकिंग नहीं होता, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा आर स्टैटिस्टिकल बुलेटिन्स, ठीक है, वही बात जैसे मैंने अभी आपको कहा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो कंपनीज की होती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंफॉर्मेशन पब्लिकेशंस और अनपब्लिश्ड आर अवेलेबल फ्रॉम ईदर विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। लाइब्रेरी रिकॉर्ड डाटा अवेलेबल फॉर वेरियस रिसर्च, ऑनलाइन डाटा वेबसाइट्स एंड इंटरनेट, ठीक है। Other types of information such as the perceptions and attitudes of the employees are best obtained by taking to them, by observing events, people and objects, or by administrating questionnaires to individuals. Such data gathered for research from the actual site of the occurrence of the event are called primary data, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे जो ये तो एग्जांपल्स आपको दी स्कैनर डाटा की थी। प्राइमरी डाटा जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑब्जर्व करते हो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड के जरिए से, उनसे क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चनिंग करके आप उसे डाटा इकट्ठा करते हो। इस तरह का जो डाटा होता है ना, जो फर्स्ट हैंड डाटा जिसको बोलते हैं, ये है प्राइमरी डाटा। आपका क्लियर हो गया, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवेलिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक, ठीक है। अब आपने क्या, बेसिकली आपने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको कहा, आप देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो विल डिक्रीज। अब आप क्या करते हैं, अब आप टॉपिक के बारे में बताते हैं कि मतलब क्या क्या नॉलेज प्रिवेल कर रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। A literature review should help the researcher to identify and highlighting the important variables that are related to the problem, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है बैकग्राउंड, किस किस पर्सन ने, किस किस रिसर्चर ने, किस किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा, थ्योरी क्या कहती है इस वेरिएबल के बारे में, इस स्टडी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, वो आपने इकट्ठा करना है, आपने हाईलाइट करके उन वेरिएबल्स के जरिए से इकट्ठा कर लेना, ठीक है। लिटरेचर सर्वे आपने किस तरह से करना है इसमें, बेसिकली लिटरेचर सर्वे क्या है, बेसिकली इज द डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड वर्क। आप इंटरनेट पे गए, आपको मैंने एक टॉपिक दिया, अब फौरन से सबसे पहला सोर्स आपका क्या होता है, इंटरनेट। आप इंटरनेट पे गएंगे, गूगल सर्चिंग करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको मुख्तलिफ किस्म के नीचे वेबसाइट्स के ऊपर डाटा अवेलेबल मिल जाएगा, कुछ आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। अब आर्टिकल्स हैं, क्या पढ़ना किस तरह से है, उसको रिसर्च क्या, आप किस तरह से अभी कंफ्यूज होंगे, आप बिल्कुल ना चाहिए उस पर, मैं आपको खुद बताऊंगी किस तरह से करना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ फोकस करें इस चीज पे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, आप वो डाटा गूगल से जो आपको मिलता है आप निकाल लेते हैं, या आप क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, या आप देखते हैं कि मैं अगर किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाह रही हूँ किसी वेरिएबल से रिलेटेड, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाके देख सकती हूँ कि लास्ट ईयर उनकी सेल इतनी थी, इस साल इतनी हो गई, इस साल इतनी हो गई है, इसमें इसमें फर्क आ रहा है। एनालिसिस,
टेक्निकल एनालिसिस, शायद फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं आप में से जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने शायद पढ़ा होगा, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, उसकी बेसिस पे हम लोग जजमेंट कर सकते हैं। वो है क्या, अभी भी आप इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुने ध्यान से, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी आप जाते हैं, बुक्स वगैरह देखते हैं, मैगजीन देखते हैं, न्यूज़पेपर जर्नल्स देखते हैं, और वहाँ से आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई डाटा है जो मैंने ये मतलब ये जो एक बनाई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी बुक में हो। आप लाइब्रेरी में जाएं, अक्सर कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, हम बैठते हैं वहाँ पे सर्च करते हैं अपने टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड कोई बुक होगी फॉर्म खुल जाती है, फिर ये भी पता चल जाता है किस कैबन में, किस रैंक में, किस साइड पे पड़ी हुई है। आप उस साइड पे जाते हैं, वो बुक वहाँ से लेते हैं और उस पेज नंबर खोलते हैं और सर्चिंग करते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार होता है। कंप्यूटराइज डेटाबेस, ठीक है। यहाँ इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लिटरेचर इकट्ठा करते हैं इजीएस्ट वे से। जैसे मैंने आपको कहा गूगल लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाओ, एमरोल्ड हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, इस तरह से कंप्यूटराइज डेटाबेस कुछ बनी होती हैं लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड को सर्च करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी। रीजन फॉर लिटरेचर सर्वे, रीजन क्या है, हम क्यों उसको सर्च करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एग्जांपल दूं, एक अगर आपकी क्लास में ओबीडियंट या ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, ठीक है, इन मैनर्स इन स्टडी, तो क्या कहते हैं, जरूर इनके जो पेरेंट्स ने इनकी तरबियत अच्छी की होगी, तो डायरेक्ट पेरेंट्स पे क्यों जाते हैं, बैक एंड पे क्यों जाते हैं। ऐसे ही है, टॉपिक हम जब सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम, जैसे सीआईडी आप लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है, वो उनकी तह तक जाते हैं, उनके बैकएंड पे देखते हैं पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, तो फिर वो फाइनल सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सीआईडी वाला काम ही हो रहा सारा, ठीक है। helps to find the important variable that are likely to influence the problem situations and are not left out of the study, helps the develop of the theoretical framework and hypothesis for testing, problem statement can be made precise and clarity। जो हमने पीछे बात की है सेम एज इट इज ये वही है। मजीद है कि हम लोग लिटरेचर सर्वे क्यों करते हैं, पीछे हमने पढ़ा लिटरेचर सर्वे, हम लोग रीजन क्या है उसकी, फिर हम लोग मजीद उसके सर्वे की रीजन पढ़ना चाहेंगे। हमारा काम क्या होता है, सर्वे करने का मतलब होता है कि हम टेस्ट कर सकें, रेप्लिकेबिलिटी कर सकें, एंड फाइंडिंग ऑफ द करंट रिसर्च एनहांस। टेस्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या है, टेस्टेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है, मैं आपको उसको हाईलाइट कर देती हूँ, मैं आपको फिर बताती हूँ। यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे टेस्टेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन दिए पूरी क्लास को, ठीक है, 2 बच्चों ने बड़ा अच्छा कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, बाकी जो 10 बच्चे थे उनका आंसर ठीक नहीं आया। अच्छा, आपको मैं कहती हूँ कि आपने जो उन बच्चों ने जिस तरीके से इसको मतलब इसके आंसर को निकाला है, आप उस तरीके से करें। आप क्या करते हैं, आप सारे बच्चों उस मेथड के तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर आपका भी एक्यूरेट निकल आता है। इसका मतलब है डाटा टेस्टेबल है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी क्लास के स्टूडेंट्स की, 5th क्लास के स्टूडेंट्स की, कि 80% मार्क्स से अबव हैं या नहीं। अगर आपने रिजल्ट कंक्लूड कर दिया तो क्या हुआ कि आपने रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, और करने के बाद आपने कहा 80% मेरा रिजल्ट आया है बच्चों के स्टूडेंट्स का। एक सेकंड स्टूडेंट्स आया है रिसर्च का, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने रैंडमली टेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको एक सेकंड एग्जांपल एक और दी थी कि आपने 12 वेरिएबल्स लिए, 4 सैंपल लेके आपने उस पर टेस्ट कर लिया, और फिर आपने कहा ऑन द बेसिस ऑफ 12 मैं कह सकती हूँ या मैं कह सकता हूँ कि आप मतलब इतना ही रिजल्ट आया है जितना 80% का हमने कहा था, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या है इसका करने का, कि एक रिसर्चर ने अगर ऑलरेडी रिसर्च कर ली है, तो आप सबसे पहले अपना टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले आप जो पीछे बैकग्राउंड इकट्ठा करते हैं, आप उसको टेस्ट करते हैं क्या उन्होंने ठीक किया था। अगर उन्होंने ठीक किया था तो उसमें कहाँ भी मिस्टेक है, मैं किस में मजीद उसको मजीद किस तरह से ठीक कर सकता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है, मिलता जुलता आप उसको चेंज करके थोड़ा सा अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लें। वन डज नॉट रन द रिस्क वेस्टिंग एफर्ट्स ऑन ट्राइंग टू रीडिस्कवर समथिंग दैट इज ऑलरेडी नोन। रीडिस्कवर करें उसको, दोबारा से रिकवर करें उसको, बताएं। द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड इज परसीव्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एज रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है। पीछे देखते हैं कि पीछे जो उसने स्टडी की, क्या जो उसके वेरिएबल तो वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो एक्यूरेट बिल्कुल वही है सिचुएशन को हल करने के लिए, या डिफरेंट है, ठीक है। कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्वे, किस तरह से हम लिटरेचर सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं,
ठीक है? अभी ये जो हम लोग कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्वे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ तक आपकी एक तो क्लास की टाइमिंग भी इतनी हो चुकी है और सेकंड ये है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अभी आप मिक्सअप कर जाएँगे, ये जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें आपको ये समझा दूँगी किस तरह से हमने लिटरेचर इकट्ठा करना है, कंडक्ट करना है, राइट अप करना है, स्टेप्स क्या हैं उसके वन बाय वन, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना भी ख़्याल रखें, घर वालों का ख़्याल रखें और अच्छा-अच्छा पढ़ते रहें। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों। ये आप लोगों के लिए मुझे थैंक यू लिखना पड़ा अभी, ठीक है? ओके बच्चों जी, अल्लाह हाफ़िज़।